हाँ साहब, ये बताएँ कि जो यंग रियल्टर्स हैं, उनको कोई ऐसी बात बताएँ कि जिससे उनका क्लाइंट ग्रैब हो या वो जल्द से जल्द अपने डील्स को मैच्योर कर सकें? कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसको एनओसी मिल जाए, हुँ, इस बात की ज़मानत नहीं है कि वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है। मेरा रियल एस्टेट का बिज़नेस है, तो रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है वो ओवरसीज़ से ज़्यादा चलता है। ठीक सो है। रियल एस्टेट के ऊपर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में लोगों का कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। 2020 में दुबई ज़लील हो रहा था, 2009 में दुबई ज़लील हो रहा था, तो रियल एस्टेट के अंदर ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। आज दुबई पीक पे है, पाकिस्तान थोड़ा सा डाउन है रियल एस्टेट में। जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट टाइम, जब मैं किडनैप हुआ रैंसम के लिए, अगवा बराए तावान के लिए, हुँ। और बड़ा मुश्किल वक्त मैंने काटा। हाँ साहब, ये बताएँ कि ये रियल एस्टेट सेक्टर में फ़ाइल वाला कल्चर क्यों चलता है? डायरेक्ट प्लॉट क्यों नहीं सेल किए जाते? देखें, फ़ाइल देते हैं, बेल्टिंग का झंझट है, फिर पोज़ेशन है, ये बड़ा फाइल के जो टफ। मौजूद है ना, वो मलिक रियाज साहब हैं। ये जो सोशल मीडिया में और आप जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सपोर्टर है फ्रॉड करने वालों का, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। नक्शे दिखाओ, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां खूबसूरत बिठा दो दफ्तरों में, अवाम वैसी भी ठरकी है, वो वैसी भी उन बातों में आ जाते हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की एक किताब है दास्तान ईमान फरोशों की, हुँ, उसमें आप वो पढ़ेंगे ना, उसमें क्या है कि जब सुल्तान सलाउद्दीन को शिकस्त नहीं दे सकते थे ना हरकल बादशाह, हुँ। तो उसने क्या किया, खूबसूरत लड़कियों को बड़ा करके ना फौज में भेज दिया उनकी, प्लीज़ प्लॉट खरीद लेना, प्लीज़। आप इतने उदास क्यों हैं? आपका स्टेटस सर देखा, आप ठीक तो हैं। आम बेचारा बीवी गुरु जिंदगी तंग होना, वो कहने इतनी सोहनी कुड़ी डीलर बनी हुई, चलो इसको एक प्लॉट ला ही लो। फिर वो मीटिंग करने आओ जी, मरी चलिए फलानी जगह मीटिंग करने आ जी, जनाब होटल च मिले, वो जो डील हो जाती। बाद में फिर पता लगता है कि ये तो फ्रॉड था। कुछ लोगों के लिए पैसा अहम है, कुछ लोगों के लिए इज्जत अहम है। तो मैं समझता हूँ जब आप इज्जत, अपने इज्जत को और कस्टमर के पैसे को प्रोटेक्ट करेंगे, अल्लाह आपको और बहुत सारी जगहों से नवाजेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीब शौकत है और आप देख रहे हैं न्यूट्रल ओपिनियन पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट बड़े ही स्पेशल हैं, यंग हैं और पाकिस्तान के एक जाने-माने बिज़नेसमैन हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम मेरे साथ मौजूद हैं इस्माइल खान साहब। कैसे हैं सर आप? अल्लाह खैरियत का से हैं? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। सबसे पहले ये बताएँ कि इस्माइल कौन हैं? तल्लुक कहाँ से है? और ये बिज़नेस की जो जर्नी है, इसको तो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, पहले अपने बारे में बताएँ आप। बेसिकली मैं केपी मरदान से हूँ, ठीक है। और चूँकि मेरे वालिद साहब जो है डिफेंस फोर्स में अफ़सर थे, हुँ, तो बचपन जो है वो, या वो सारा वो फिर पंजाब में, कराची में, डिफरेंट जगहों पे गुज़रा है। लेकिन स्टार्ट से मैं पिंडी में ही हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 2006। हुँ, इधर से ही मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया, ठीक है। मास्टर्स इन कॉमर्स मैंने किया आपका रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, हुँ, और इस तरह के डिफरेंट जो एजुकेशंस किए, ACCA के कुछ पेपर एग्ज़ाम करके पास हुए। हुँ, और उसके बाद मैं फिर जॉब करता था ठीक, शाइन फाउंडेशन में एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक। 2017 के अंदर मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया और बहरिया टाउन आ गया रियल एस्टेट की फील्ड में। तो वहाँ से ये एक सफ़र का आगाज़ हुआ। 2017 से मेरान से और 2024 में लेक्सिस, ये सफ़र कैसा रहा? 2017 में मेरे पास मोटरसाइकिल था अच्छा, मेरा, 11 मॉडल मोटरसाइकिल है मेरा, अभी भी मेरे पास है। वो मेरे लिए सबसे अजीज़ सवारी है मेरी, 9748 उसका नंबर है। और वो 2017 में मैं उस पे बहरिया टाउन आया था। हुँ, और मार्केट के अंदर उस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर रियल एस्टेट नहीं थी, तो हुँ, मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया प्रॉपर्टी नामा के नाम से, ठीक है। और उसके ऊपर स्लो स्लो मैंने अपने रियल एस्टेट की वीडियोस वगैरह डालनी शुरू की। वहाँ से थोड़ा थोड़ा मुझे वो फिर स्लो एंड, पहले मैं कमीशन एजेंट के तौर पे काम हुँ, करता रहा डिफरेंट जगहों पे, फिर अपनी कंपनी बनाई, 2019 में प्रॉपर्टी नामा बनाई। और उसके बाद जाकर फिर मैं एज अ डेवलपर मैंने काम किया, हाई राइज प्रोजेक्ट्स, ज़मीनें लेके प्लॉट काटना, हाई राइज मॉल्स बनाना। इसके अलावा होटल सर्विस अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के, उमर रेजिडेंसीज मरी, उमर मॉल्स, उमर हाइट्स, उमर विलास, फिर फार्म हाउसेस हमने बनाए हैं। तो इस किस्म के फिर हमारा एक काम शुरू हुआ, और लोग हमारे ऊपर एतमाद करते चले, और ये कारवां जो है आगे बढ़ता गया। हमारे प्लेटफ़ॉर्म से ये बताएँ कि उमर कौन है? उमर जो है ये एक मेरा फेवरेट नेम था, हुँ, इंस्पायर्ड फ्रॉम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अजमईन, हुँ, और फ्रॉम द स्टार्ट ये उस वजह से ये नाम रखा गया। ठीक है। उमर हैं कौन? आपके बेटे हैं? इस टाइम मेरा जो बेटा है उसका नाम भी उमर है, लेकिन वेरी इट वाज़ नाइस। स्टार्ट फ्रॉम हज़रत हुँ, उमर रज़ियल्लाहु के साथ ठीक मेरी है। एक मोहब्बत थी, उस वजह से वो पहले का, हालाँकि उमर उस टाइम नहीं था, लेकिन हमने एक चीज़ कैरी ऑन की फिर। कभी सोचा था कि फ्यूचर में एक रियल्टर बनेंगे या बस नसीब? ये लक भी कह सकते हैं और एक मार्केट गैप भी कह सकते हैं। एक पैशन, एक काम, एक दौड़ उस टाइम मोटरसाइकिल के ऊपर, और अल्लाह का फ़ज़ल और करम, हुँ, और जो मेरे साथ जितना काफ़िला जो लोग चले उनको एम्पावर किया, तो फिर अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ा और बेसिकली
ये सब रब का फजल और करम है। रियल एस्टेट की जर्नी तो कई सारे लोग मोटरसाइकिल से शुरू करते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल पे ही ख़त्म हो जाती है, उसकी क्या वजह? देखें, जब आप दिहाड़ी मारने आते हैं वो हुँ, उसका एक अलग कंसेप्ट है रियल स्टेट में, और जब आप एक प्लान के साथ बिजनेस करने आते हैं, लोगों का फ़ायदा सोचते हैं हुँ, और अगले का फ़ायदा ज़्यादा सोचेंगे, अपना फ़ायदा कम सोचेंगे, तो फिर अल्लाह की जो ज़ात है वो आपको सपोर्ट करेगी। और हम एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्रॉपर कर रहे हैं, यानी कि एक बंदे को अगर हम अपने मॉल हुँ, के अंदर दुकान दे रहे हैं, फ्लैट दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, तो हम उनके साथ चल रहे हैं टिल द एंड, हम उनको पूरी सर्विसेज दे रहे हैं, फिर उसको रेंट पे लगाना, फिर उसको मेंटेन करना। और पाकिस्तान के अंदर 22 प्रोजेक्ट का मैं सेल्स पार्टनर हूँ। फिर जहाँ जहाँ पर हमने लोगों को प्रॉपर्टीज़ दी, उनके साथ अभी तक खड़े हुए हैं, कस्टमर की आवाज़ बनते हैं, हुँ। सोसाइटी से उनके हकूक़ उनको लेके देते हैं। तो इस किस्म का जो पॉजिटिव काम है, ये शायद एक हमारी एक नुमायाँ खसूसियत है। आपकी कंपनी पाकिस्तान की मशहूर कंपनी बन चुकी है रियल एस्टेट की, इसके पीछे कितनी मेहनत है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी हुँ, मेरी ज़ाती मेहनत भी है, मेरी टीम की मेहनत भी है, और सबसे बड़ा जो है वो ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मल्टी बिलियन ऑफ मेरे ज़रिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर चुके हैं। सो उनका जो ट्रस्ट है वो मेरे लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आपके पास कुल कितने एसेट्स हैं? एसेट्स की जो तफ़सीलात हैं वो तो ज़ाहिर बात है एफबीआर को सारी डिस्क्लोज़्ड हैं, हुँ, और गाड़ी-शाड़ियाँ चीज़ें आप देखते रहेंगे। लेकिन ये है कि अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल और करम है, और जो एक इंसान ज़िंदगी चाहता है और जिस लेवल की चाहता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल और करम है, गुज़र रही है। रियल एस्टेट में पाकिस्तान में जो मौजूद प्रोजेक्ट हैं, उनमें से फ़ेवरेट प्रोजेक्ट कौन-सा है आपका? बहरिया टाउन जो है वो एक मलिक रियाज़ साहब को मैं रियल एस्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा अपना उस्ताद समझता हूँ। हुँ, और उसके बाद जिन लोगों ने ज़ीरो से उठ के बिलियनियर्स बने हैं और एक बड़े नाम है, उसमें ब्लूवर्ड सिटी आता है। हुँ। चेयरमैन साद नज़ीर साहब हैं। फिर डिलीवरी में मैं एक बेहतरीन प्रोजेक्ट फैसल टाउन को समझता हूँ, चौधरी मजीद साहब को समझता हूँ। तो ये जितने हमारे उस्ताद हैं बेसिकली रियल एस्टेट के सारे, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उनके फुट स्टेप्स पे चलते हुए हम अपना सफ़र तय कर रहे हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी तो एक गैर कानूनी प्रोजेक्ट है, तो क्या आप समझते हैं कि आपकी वो कमाई हुई रकम जायज़ है या हलाल है? कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसको एनओसी मिल जाए, हुँ, इस बात की ज़मानत नहीं है कि वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है। ये एक हुँ, बड़ा डिटेल टॉपिक है। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एनओसी मिला हुआ है 1000 कनाल के ऊपर, लेकिन उन्होंने प्लॉट बेचे हैं 25,000 कनाल। वहाँ पर इदारे बहुत सारी चीज़ों पे आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन जो इस टाइम हकीकत है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता हुँ, कि इस टाइम जो सबसे बड़ी लैंड उनके पास मौजूद है, जिस लेवल के ऊपर वो काम कर रहे हैं, 200-300 कनाल से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और आज हज़ारों एकड़ के ऊपर वो चला गया है। हुँ, हज़ारों एकड़ की डेवलपमेंट हो रही है, विलास बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, हॉर्स मास्कआउट बन रहा है, मोटरवे से लिंक हो रहा है, मोटरवे के अपोजिट इस तरफ 45 किलोमीटर का डायमीटर के ऊपर जो लॉन्ग एक इनकी मेन बुलेवार्ड के इर्द-गिर्द इनके पास ज़मीनें हैं। सो एक हकीकत है, और ये हकीकत आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन तस्लीम कर ली जाएगी। पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी और प्लानिंग एजेंसी ने पिछले साल इनको 12,300 कनाल का एनओसी भी दिया, लेकिन ठीक है। फिर वो वेबसाइट से दोबारा रिमूव हो गया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने 1800 कनाल का एनओसी दिया, फिर वो रिमूव हो गया। सो ये ऑन एंड ऑफ ये चीज़ें चलती रहती हैं। पाकिस्तान में मलिक रियाज का हाल देख लें। आज आप मेरा जहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, ये बहरिया टाउन है, हुँ, और ये गवर्नमेंट के कागजात में इलीगल है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने अरबों कमाया। पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर रेगुलेशन की ज़रूरत है, जिस तरह दुबई लैंड डिपार्टमेंट है। प्रॉपर एक रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की ज़रूरत है, जो कि इस सिस्टम को बाकायदा तरीके से लेके चले। और हम हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ लोग को सरमायाकारी है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए, और जो सही है उसको काम करने दिया, और जो गलत है डग के अंदर कर दें। तो मलिक रियाज़ साहब अभी कहाँ पे हैं? पाकिस्तान से बाहर है मलिक रियाज साहब। अपनी मर्ज़ी से या निकाला गया है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उनके ज़ाती मसाइल भी हो सकते हैं, और हुँ, अभी से बाहर नहीं हो तो पिछले 10-15 साल से बाहर हैं, और उनका चूँकि एक सिस्टम में प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनको पाकिस्तान में ज़रूरत है। अगर मैं दुबई में रह के पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहा हूँ, तो वो भी बाहर से बैठ के बिज़नेस कर रहे होंगे। जब आपकी रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट हुई, तो आपके वालिद साहब क्या करते थे? मेरे वालिद साहब एक डिफेंस फोर्स में अफ़सर हैं, हुँ, और उनका तो ये इसरार था कि मैं फ़ौज में ही जाऊँ। 134 लॉन्ग कोर्स में मैं नॉट रिकमेंडेड हुआ, फिर 34 ग्रेजुएट कोर्स में नॉट रिकमेंड हुआ। हुँ, लेकिन अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल और करम है कि हमने मुल्क की खिदमत, हमें वर्दी नहीं मिली, लेकिन हमने मुल्क की खिदमत की अपनी हैसियत से। हुँ, और इस चीज़ पे मुझे फ़ख्र है कि जो मेरे क्लास फ़ेलोज़ हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज में हैं, एयर फ़ोर्स में, नेवी में। और ये भी एज़ाज़ हासिल है कि मेरे जो दोस्त हैं, ऐसे भी हैं जो कि इस टाइम शहीद हो चुके हैं,
डिफरेंट ऑपरेशंस में। सो ये एक सारी किस्मत की सारी बातें होती हैं, लेकिन मुल्क को सर्व करना, फैमिली को सर्व करना, अपनी नेशन को सर्व करना एक पॉजिटिव तरीके से, वो बॉर्डर के ऊपर भी कर सकते हैं, वो हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, एज अ रियल स्टेट डेवलपर भी कर सकते हैं। हज़ारों मजदूरों को सैलरीज मिल रही हैं, गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, डिलीवरी हो रही है, खुशहाली है, रोटी कपड़ा और मकान जो गवर्नमेंट लोगों से वादा कर रही है, वो गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर उस पर काम करे, लेकिन हम अपने लेवल के ऊपर जाके उसको अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक अपनी जिसको कहते हैं ना दरिया में एक सपोर्ट जो है कतरा कतरा वो हम कर रहे हैं। तो आपके वालिद साहब ने आपको कितनी हेल्प की इस बिज़नेस को खड़ा करने में? देखिए जो फौजी माइंडसेट है वो ज़ाहिर बात है हमेशा यही होता है कि गवर्नमेंट में ही जाया जाए, गवर्नमेंट अफसर बने, आईएएस भी दें, उसमें जाएं। हुँ, लेकिन मैं जब रियल स्टेट में आया तो वो ये कहते थे कि रियल स्टेट यार ये क्या प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी के लोग बदनाम क्यों, जरा वेला बंदा कंगला बंदा वो रियल स्टेट है, और दूसरा 2 नंबर फ्रॉड की वजह से बड़ा मशहूर है, वो कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर। इस किस्म के लोगों का एक माइंडसेट था। लेकिन जब मैं उनको इख्तिलाफ था इससे, लेकिन फिर जब मैंने प्रॉपर इसमें काम किया और पॉजिटिव तरीके से किया, फिर जब लोग मेरे वाले साहब कहते थे कि अच्छा वो आपका बेटा है, बड़ा अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फिर जब इर्द गिर्द फिर प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, डिफरेंट अवार्ड्स मिले, लोगों ने जाके उनको बताया कि ये एक अच्छा वो है, तो उनको फिर काफ़ी, अब ज़ाहिर बात है ही इज़ प्राउड ऑफ मी। हुँ। तो ये बताएँ कि बाकी अभी इस गवर्नमेंट को रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से बिज़नेस के हवाले से बेहतर देखते हैं या खान साहब की गवर्नमेंट? अ, खान साहब की गवर्नमेंट में पाकिस्तान के ऊपर लोगों का हुँ, ख़ास तौर पर, चूँकि मेरा रियल एस्टेट का बिज़नेस है, तो रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है वो ओवरसीज़ से ज़्यादा चलता है। ठीक। सो रियल एस्टेट के ऊपर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में लोगों का कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, हुँ, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। जो लास्ट गवर्नमेंट गई है इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें काफ़ी रियल एस्टेट के हालात ख़राब हुए। लेकिन जो रीसेंट पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, जो जिस तरह सऊदीया के साथ अब चल रहा है, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी है SIFC, उसके ज़रिए जो पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उससे भी रियल एस्टेट को तक़वियत मिल रही है। और दूसरी बात मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो तो मल्टी मिलियनेयर है डॉलरों में, दिरहमों में, वो तो दुबई, यूके कहीं भी रह सकता है। लेकिन एक आम जो वहाँ का तबका है, जो सिर्फ़ इस एक क्या कहते हैं प्रदेशपन काट रहा है, हुँ। उसका पाकिस्तान के अलावा कोई जगह नहीं है। सो उसने पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल करंटली भी हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट से ज़्यादा लोगों का स्टेक इस चीज़ पे है कि जो मैं चीज़ खरीद रहा हूँ वो प्रोडक्ट ठीक हो। हुँ, खान साहब की गवर्नमेंट में भी अगर किसी ने किसी को 2 नंबर चीज़ दी है तो उसका तो कोई फ़ायदा ना हुआ ना। मतलब रियल जो हम लोगों को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, वो चाहे जिस मर्ज़ी गवर्नमेंट आ जाए। जनरल मुशर्रफ डिक्टेटरशिप थी, रियल एस्टेट सबसे ऊपर था। ऊपर था। आसिफ अली ज़रदारी का दौर था, बैरियर टाउन कराची सारा बिका, सबसे ऊपर था रियल एस्टेट। हुँ, ठीक हो गया। सो ये रियल एस्टेट अप एंड डाउन आता है। दुबई की मिसाल लें, 2020 में दुबई ज़लील हो रहा था, 2009 में दुबई ज़लील हो रहा था। तो रियल एस्टेट के अंदर ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। आज दुबई पीक पे है, पाकिस्तान थोड़ा सा डाउन है रियल एस्टेट में, वापस ऊपर चला जाएगा। अगर दुबई जैसा मुल्क 2020 में डाउन हुआ, तो ये रियल एस्टेट और ये ट्रेंड्स, ये बिजनेस साइकिल ये चलते रहते हैं। ऊंच नीच, डिप्रेशन में आते हैं, फिर रिकवरी, रिसेशन, बूम, ये चलता रहता है। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान है, हमारा हुँ। मुल्क है, हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए और पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करके इस मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए। क्या आपने अपनी रियल एस्टेट जर्नी में कभी ऐसा प्रोजेक्ट सेल किया जिसको बेचने के बाद आपको अफ़सोस हुआ हो कि आपने अपने क्लाइंट्स का एतमाद खोया है? देखिए मैं 22 प्रोजेक्ट का सेल्स पार्टनर हूँ, हुँ, और मुझे डेली ऑफर्स आती हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि यार आप हमारा प्रोजेक्ट बेचें, हमारा प्रोजेक्ट बेचें। हुँ, लेकिन हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ काम करते हैं, या ऐसे प्रोजेक्ट की पहले देखते हैं कि हमें जो चीज़ नज़र आती है वो किसी और को इजीली नज़र नहीं आती, वो हमारी फील्ड है। हमें पता लगता है चट्टा खट्टा इनके पास ज़मीन है नहीं है, 1 नंबर है 2 नंबर है। सो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमने चीज़ें बेची हैं, दे आर टुवर्ड द डिलीवरी। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि कोई प्रोजेक्ट लेट हो जाए, 1 साल लेट हो गया, 6 महीने लेट हो गया, उसमें बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो चीज़ें दी हुई हैं वो एक स्मूथली चल रही हैं। आपके अपने ज़ाती कितने प्रोजेक्ट्स इस वक़्त मार्केट में हैं? मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं। उमर हाइट्स है, उमर रेजिडेंसीज मरी, हुँ, हम होटल सर्विस अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं मरी में। इसके अलावा जो कि हम प्रॉपर मेंटेन करके एज अ होटल चलाएंगे, उसमें जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको प्रॉपर होटल से रेंट आएगा हलाल। दूसरा, हम फैसल हिल्स के अंदर उमर मॉल एंड अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कि हाई रिस्क प्रोजेक्ट है और इस टाइम उस पर सबसे तेज़ी से काम चल रहा है। इसके अलावा उमर विलास के नाम से हम डिफरेंट जगहों पे विलास वगैरह बनाते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे घर देते हैं। इसके अलावा बहरिया टाउन के अंदर रिवर व्यू हाइट प्रोजेक्ट है, जो इस टाइम 100% ग्रे स्ट्रक्चर और 95% उसकी फिनिशिंग हो चुकी है पूरे टावर की। उसके बाद हम फार्म हाउसेस कर रहे हैं, और रिंग रोड के करीब मौके पे तैयार रजिस्ट्री वाले फार्म हाउसेस दे रहे हैं, हुँ, बड़े बड़े प्लॉट्स दे रहे हैं। वो 89 फार्म हाउस का प्रोजेक्ट है, और वो कंप्लीट इस टाइम रेडी, और उसमें एलीट अवाम
करोड़ों रुपए की अपनी कोठियाँ बना चुके हैं। सो इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। इस टाइम जो हम नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो उमर डिस्ट्रिक्ट टावर है बहरिया टाउन का। वो तकरीबन 12 मंजिल का प्रोजेक्ट है, 1 कनाल का हाई रेस प्रोजेक्ट है। इस तरह इसके बाद हम इंशाल्लाह उम्मीद है हम दुबई के अंदर भी अपना हाई रेस प्रोजेक्ट वगैरह लेके आएंगे। सो मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल चीज़ें चल रही है। मरी में हम पूरी एक चेन बनाएंगे जिस तरीके से ये सारी एक्सपेंड कर रहे हैं। रियल्टर्स से लोगों का एक शिकवा रहता है कि लोग झूठ बोलते हैं और टाइम पे डिलीवरी नहीं करते। देखें, ये बात इसलिए है, हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं तो वो ऑन टाइम डिलीवरी है। दूसरी बात ये है कि हम किस्त ही नहीं लेते हम्म। अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जब तक हम उसकी डिलीवरी या उस पर कंस्ट्रक्शन ना करें। तीसरी बात ये है कि मैं सीधी बात करता हूँ। ठीक लोग है। लोग क्या करते हैं, अब एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप कहें कि मैं इधर पानी का ऐसा को फुहारा लगाऊंगा इस बिल्डिंग में तो ये हो जाए। लोग ना फैंटेसीज से अट्रैक्ट होते हैं, फैंटेसी से अट्रैक्ट नहीं होते, रियल जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमने सूद का काम नहीं किया। जिन्होंने सूद पे चीज़ बेची थी ना कि करोड़ रुपए लो, 2 लाख रुपए महीने का रेंट आएगा, साल हम्म। बाद 20 लाख रुपए आपको, वो सारे इस टाइम डूब गए। सो जब आप कुदरत के, कुरान के, निज़ाम के, हुकूमत के, कानून के ख़िलाफ़ जाओगे तो फिर आप कभी डिलीवर नहीं कर सकोगे कोई भी चीज़। हमने 6,000 रुपये स्क्वायर फीट बेची हुई फ्लैट भी डिलीवर की है, हमें उसमें नुकसान है, लेकिन हमने अपनी इज्जत बचाई है। सो कुछ लोगों के लिए पैसा अहम है, कुछ लोगों के लिए इज्जत अहम है। सो मैं समझता हूँ जब आप इज्जत, अपनी इज्जत को और कस्टमर के पैसे को प्रोटेक्ट करेंगे, अल्लाह आपको और बहुत सारी जगहों से नवाजेगा। कई सारे रियल्टर्स लोगों को ये गाइड कर रहे होते हैं, सजेस्ट कर रहे होते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें, लाखों करोड़ों कमा लेंगे। क्या ये सिर्फ महज बात है या हकीकत से इसका ताल्लुक है? जबकि पैरेलल देखा जाए तो उनके अपने कोई हालात नहीं होते इतने अरसे में भी। अगर एक बंदा आपको रियल स्टेट वाला कह रहा है कि 1 करोड़ की चीज़ लो 2 करोड़ की हो जाएगी और उसके अपने ही हालात ठीक नहीं है, तो वो अपना 1 करोड़ आपका दो, अपना 1 करोड़ को 2 करोड़ नहीं कर सका तो वो आपका भी 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं कर सकेगा। हुँ। तो और अदरवाइज रियल स्टेट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 2019 के अंदर बहरिया टाउन का जो डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 4-4.5 करोड़ रुपए का प्लॉट इस टाइम 20 से 25 करोड़ रुपए का है। लोगों ने 20-20, 15-15 करोड़ रुपए कमाया है। ऐसे भी हमने कमर्शियल फाइल्स लोगों को दी थी, 10 लाख प्रॉफिट वाली फाइल 80-80 लाख रुपए प्रॉफिट तक गई। हुँ। और ऐसे भी ज़मीनें हैं जो कि हमने 12 लाख रुपए कनाल खरीदी और इस टाइम वो 35-36 लाख रुपए कनाल चल रही हैं। ऐसे भी हमने लोगों को फ्लैट्स दिए कि जो हमने 12,000 रुपए स्क्वायर फीट के ऊपर दिए और इस टाइम वो मार्केट के अंदर अच्छे रेट्स के ऊपर हैं। सो एक तो मार्केट इंस्टेबिलिटी है, थोड़ी सी जब मार्केट बेहतर हो हुँ। जाएगी तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। आते हैं आपके साथ होने वाले जो कुछ रिसेंट कुछ टाइम पहले आपके साथ एक हादसा हुआ, आपको अगवा किया गया, उस बारे में कुछ बताइएगा? देखें, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी हादसों का नाम है हुँ। और इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और हम मुझे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बच्चे फॉलो करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाके एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस कर रहा होता हूँ। जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। जब मैं किडनैप हुआ रैंसम के लिए, अगवा बराए तावान के लिए, हुँ। और बड़ा मुश्किल वक्त मैंने काटा। लेकिन जहाँ पर क्राइम है वहाँ पर पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल और करम है, ये मेरा प्राउड है कि मैं पिंडी में रह रहा था और मैं पंजाब में था तो मैं बाज़ियाब हुआ। रावलपिंडी पुलिस उस टाइम, अभी बल्कि जो सीपीओ खालिद हमदानी साहब हैं, इनकी टीम ने छापा मार के मुझे बाज़ियाब कराया और अभी भी आपने घर पे देखा कि पंजाब पुलिस की तरफ से भरपूर प्रोटेक्शन मिली हुई है। और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कानून के दायरे के अंदर, कानून इंशाल्लाह, कानून की सपोर्ट से हम इन तमाम अनासिर को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे अदालत के ज़रिए और इंशाल्लाह एक सपोर्ट के ज़रिए। दूसरा ये जो हादसा था, हुँ। ये चूँकि मेरे सोशल मीडिया पे वो लोग देखते रहते थे, वहाँ से शायद इंस्पायर हुए कि यार चलो इन्हों को पैसे ले लिए, और मेरे बाद बहुत सारे और लोगों की भी शायद बारी थी। जब अगर इसको ना रोका जाता, अगर ये पुलिस इस किस्म का ऑपरेशन ना करती, तो ये सिलसिला आगे चलता रहता। लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने एक डक्का लगा दिया कि पाकिस्तान में बिजनेसमैन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और अल्लाह का फ़ज़ल है, करम है, और मैं इस चीज़ के ऊपर लोगों को भी मोटिवेट करता हूँ कि आप, हमारा मुल्क है, मैं भी नहीं भागा, आप भी ना भागें, इस मुल्क में हम काम करेंगे, इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। जहाँ पर ज़ालिम है, जहाँ पर अगवाकार है, जहाँ पर गोली मारने वाले, वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, और जब वो काम करने पे आएँ तो ऐसा काम करते हैं कि अमेजिंग। कितने पैसे दे के वहाँ से आपकी बाज़ियाबी हुई? मुझे पुलिस ने बाज़ियाब किया, पैसों पे मेरी बाज़ियाबी नहीं हुई। 25 करोड़ रुपए उन्होंने मांगा था, हुँ। 15 करोड़ रुपए हमने रैंसम पे किया हुआ था। ठीक है। जो कि मैंने, ज़ाहिर बात है, फैमिली को प्रेशराइज़ किया कि बस पैसे लें, उन्होंने जाके पैसे दे दिए। फिर भी वो नहीं छोड़ रहे थे। फिर रावलपिंडी पुलिस, सीपीओ खालिद हमदानी साहब की सरबराही में रेड हुआ और प्रॉपर एक इस पे काफ़ी बड़ी वर्किंग हुई। जो भी उन्होंने वर्किंग की, मुझे ट्रेस किया, मुझे वहाँ से निकाला और प्रॉपर ऑपरेशन था।
मेरे इर्द गिर्द क्लाशनकोफ वाले लोग थे और उसमें जनाब ऑपरेशन हुआ और मुझे वहाँ से उन्होंने निकाला। और इंशाल्लाह होपफुली बहुत सारी चीज़ें जल्द बेहतर हो जाएंगी। आपके अगवा के दौरान आपके घर का ख्याल किसने रखा? आपके भाइयों ने या वालिद साहब ने? देखें उस टाइम तो एक हुँ, ऐसा माहौल था कि एक नफसा नफसी था और बड़ा एक मुश्किल हालात थे। तो पीछे तो मतलब कि जब मैं नहीं था तो बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है नहीं थी और बिज़नेस के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा था, घर वाले भी डिस्टर्ब थे। लेकिन जो जिस तरीके से जो ख़्याल स्टेट ने रखा, हुँ। स्टेट ने, वो उस जितना ख़्याल किसी ने नहीं रखा। जिस तरीके से ख़ातून एएसपी ज़ैनब साहिबा आके मेरी फ़ैमिली से मिलती थीं और जो हमारे घर के मेल्स हैं, जो मेरे बिज़नेस पार्टनर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको पुलिस ने जिस तरीके से एतमाद में लिया हुआ था कि हम काम कर रहे हैं, टेंशन ना लें, वो वापस आ जाएगा। ये रावलपिंडी पुलिस है, पंजाब पुलिस है, उसको लेके आएँगे। सो उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी की, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके आम साथ आवाम हैं। में एक तासुर पाया जाता है कि मुश्किल पड़ती है तो अच्छे-अच्छे दोस्त छोड़ जाते हैं। उस मुश्किल वक़्त में कितने दोस्तों ने साथ दिया और कितने छोड़ गए? बहुत कम दोस्तों ने साथ दिया, हुँ, बहुत ज़्यादा लोगों ने साथ नहीं भी दिया। मिसाल के तौर पे जब रैंसम की बात आई, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम पैसे देंगे, मौके पे मुकर गए। इसमें बहुत सारे लोग हैं, मतलब जिसने उँगली पकड़ाई तो वो बाद में वो नहीं हाथ आया और कमिटमेंट्स कर लेते थे मेरे घर पे आके कि हाँ, हम पैसे देंगे। जब पैसे कहते थे दे दे, तो फिर इस तरह। दूसरी बात ये है कि जो साथ चले उसमें बहुत सारे दोस्त हैं। चौधरी आफ्ताब साहब हैं, मेरे पार्टनर हैं, वो दोस्तों में से सैर फरिस्त हैं। राजा अली साहब हैं, मेरे दोस्त हैं। इस तरह बहुत सारे उनके फिर उन्हीं इन्हीं ग्रुप के कुछ चंद और हुँ। मेरे दोस्त थे जिन्होंने पीछे सारे का सारा पुलिस के साथ कोऑपरेट करके और तमाम का तमाम समझे कि एक किस्म का उनके साथ सपोर्ट करके पेमेंट्स का अरेंजमेंट करके चीज़ों का अरेंजमेंट करके किया। और जो ना सपोर्ट करने वाले हैं उनके तो बेशुमार नाम है, नाम उनके लेने की ज़रूरत नहीं है। वो दुनिया है, हुँ, आती है, जाती है और बहुत सारे लोग खुश भी थे, पीछे बहुत सारे लोग खुश भी थे, वो भी पता है कि कहते थे चलो एक ते विचू गया ना, हुण असीं अगे आ जावांगे। लेकिन बस जब कर्म होता है तो अंदाज़ बदल जाते हैं और सब कुछ बदल जाता है। कुछ रियल्टर्स में तो ये भी तासुर पाया जाता है कि ये सेल्फ क्रिएट ड्रामा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। देखें ये सेल्फ क्रिएट ड्रामा किया जाए तो वो एक्सपोज़ हो जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस चलना, रावलपिंडी पुलिस का मुझे बाज़ियाब कराना, रावलपिंडी पुलिस का पेज के ऊपर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो क्या गवर्नमेंट पुलिस के आला अफ़सरान के साथ मिलके ऐसा काम नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ये आम केस नहीं है, ये अगवा बरए तावान 365 ए का केस है। हुँ, ये आम छोटा-मोटा कुछ हो जाएगा, ये इस हुँ, लेवल के काम नहीं होते और ना किए जा सकते हैं। और फिर जो अदालत में कानून है, फिर जो पैसे दिए गए उसकी पूरी की पूरी हिसाब जमा कराना अदालत को, फिर जो हुआ जहाँ पर उसके गवाहान सारी चीज़ें, तो एक कंप्लीटली एक एटीसी कोर्ट में केस चल रहा है। मतलब ये इतना आसान नहीं है कोई आम ही का। हाँ, ये वो बंदा करे हुँ, जिसने किसी के पैसे देने हो, जिसने को फ्रॉड करना हो, भागना हो। तो मेरे पास तो बड़ा अच्छा ऑप्शन था, मैं अगवा हुआ था या दुबई का टिकट हुँ, पकड़ता और भाग जाता। सो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी बैठे रहे और साबित कदम होके अपने प्रोजेक्ट्स पे डिलीवर किया और ठीक है। जो है ना लोग के हक अदा किए। अगवा होने के बाद क्या आपकी रियल एस्टेट मार्केट पे कोई फ़र्क पड़ा आपके अपने बिज़नेस पे या नहीं? देखिए, जब मैं नहीं था तो उस टाइम बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। हुँ, लोग कहते थे कि हमारी इन्वेस्टमेंट है खान साहब के साथ, तो अब वो नहीं है, ठीक तो अब है। बहुत सारी मुश्किल है, पता नहीं खान साहब के प्रोजेक्ट बनेंगे नहीं बनेंगे। लेकिन चूँकि मेरी टीम, डेडिकेशन, उनको मेरा पता, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं भी था तो मेरे प्रोजेक्ट्स पे काम चालू था। जब मैं वापस आया, तो मैंने, हालाँकि मैं फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब हूँ, चीज़ें बहुत सारी नहीं हैं, लेकिन मैंने जूँ-तूँ पकड़-पुकड़ के आगे-पीछे से अपने प्रोजेक्ट्स का काम मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। मैं मुश्किल और सख्त हालात में मैं मज़ीद मेहनत करने का आदी हूँ और कायल हूँ, जिसकी वजह से मार्केट का वो जो शेयर है मुझे वापस मिला, जिसकी वजह से हज़ारों लोग का एतमाद मेरे पे बहाल हुँ, वापस हुआ और हज़ारों लोग का मज़ीद मेरे ऊपर ये हुआ कि अगर एक बंदा अगवा होने के बाद, हुँ। इस ज़्यादती के बाद भी नहीं भागा, तो इसका मतलब है कि ये रियल बंदा है, सिंसियर बंदा है, इसके साथ हमारा पैसा सेव है। हाँ साहब, ये बताएँ कि ये रियल एस्टेट सेक्टर में फ़ाइल वाला कल्चर क्यों चलता है? डायरेक्ट प्लॉट क्यों नहीं सेल किए जाते? देखें, फ़ाइल देते हैं, बेल्टिंग का झंझट है, फिर पोज़ेशन है, ये फ़ाइल क्वाइट के जो टफ। मौजूद है ना, वो मलिक रियाज साहब हैं। ठीक है। और चूँकि ये एक शॉर्ट तरीका है बिलियनेयर बनने का और प्रोजेक्ट करने का। हुँ, एक आम बंदा जो है ना वो 10,000 कनाल ज़मीन तो ले नहीं सकता,
तो वो कहता है कि वाई नॉट, मैं थोड़ी सी ज़मीन लूँ, फिर फाइलें बेचूँ और लोगों से पैसे कलेक्ट करूँ, फिर मैं ज़मीन ले लूँगा और प्रोजेक्ट डिलीवर कर दूंगा। ठीक है। 70% लोग इसमें नाकाम होते हैं और 30% लोग कामयाब होते हैं। सही है। सो इसमें कुछ लोग कामयाब हैं और 70% नाकाम हो गए हैं। बहुत सारे, हर बंदा आता है कि यार मैं भी इस तरह एक नक्शा बनाऊंगा और वो करूंगा। दिस इज़ इलीगल, 100% इलीगल है। लेकिन जो डेवलपर जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, जिनके पास ज़मीनें मौजूद हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अथेंटिक हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ होती है। लेकिन इस तरह आप जब अपनी हर बंदा, अब आप देखें ना, वटा चुको ते थल्लू जनाब अली सोसाइटी बनी पी है, मतलब सिर्फ नक्शे पे है, बहुत सारे बिल बोर्ड्स हैं। ये जो सोशल मीडिया में और आप जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सपोर्टर है फ्रॉड करने वालों का, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। नक्शे दिखाओ, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां खूबसूरत बिठा दो दफ्तरों में, आवाम वैसी भी ठरकी है, वो वैसी भी उन बातों में आ जाते हैं। दूसरा, फिर उसके अंदर अच्छी अच्छी गाड़ियां लोग को दिखा दो, भी जनाब अली ज़मीन पे बोर्ड लगा दो को हमारी ज़मीन है, पीछे क्या पता लट्ठा किस चेक करना, बंतकाल बस रजिस्ट्री किस चेक करनी, अवाम फुदू खाते चली जाए। हमारी अवाम को जितना आप अट्रैक्शन देंगे, जितना उनको आप जो है ना झूठ बोलेंगे, उतने वो खुश होते हैं। मैं समझता हूँ कि रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इन चीज़ों से नहीं मुतासर होना चाहिए जो मार्केट के एक ट्रेंड लोग फॉलो कर रहे हैं। क्या अच्छी और खूबसूरत लड़कियां बैठा लेने से कई सारे डेवलपर ये काम करते हैं, गरीब अवाम का पैसा ग्रैब करते हैं, तो उसको कैसे काउंटर करेंगे? आम आदमी कैसे काउंटर करेगा? एक सुल्तान, डीलर, एक समझदार बंदा आपकी तरह तो करेगा, लेकिन एक आम आदमी, एक बिल्कुल सादा सा सिटीजन इस पाकिस्तान का, वो कैसे बचेगा? सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की एक किताब है दास्तान ईमान फरोशों की, उसमें आप वो पढ़ेंगे ना, उसमें क्या है कि जब सुल्तान सलाउद्दीन को शिकस्त नहीं दे सकते थे ना हरकल बादशाह, तो उसने क्या किया, खूबसूरत लड़कियों को बड़ा करके ना फौज में भेज दिया उनकी। और वो जनाब अली, जारी बात है, हर बंदा मर्द ठरकी होता है। अब यहाँ पर भी यही हो रहा है, केपी से, पंजाब से हमारे लोग आते हैं, खूबसूरत दफातर में जाते हैं, वहाँ पे खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं। बात फिर फेमिनिज्म वाले इसके ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि वो खूबसूरत लड़कियों को देख के फिर रातों रात बातें हो रही होती हैं, स्टेटस पे कमेंट हो रहे होते हैं, प्लीज़ प्लॉट खरीद लेना, प्लीज़। आप इतने उदास क्यों हैं? आपका स्टेटस सर देखा, आप ठीक तो हैं, आम बेचारा बीवी गुरु जिंदगी तंग होना, वो कहने इतनी सोहनी कुड़ी डीलर बनी हुई, चलो इसको एक प्लॉट ला ही लो। फिर वो मीटिंग करने आओ जी, मरी चलिए फलानी जगह मीटिंग करने आ जी, जनाब होटल मिले, वो जो डील हो जाती, बाद में फिर पता लगता है कि ये तो फ्रॉड था। तो ये सारी बात है, मैं समझता हूँ कि जब आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें तो फिर आप रियल लोंडो के पास जाएं और रियल जो लोग काम करें उनके पास जाएं। इस काम के लिए बहुत अच्छा है दुबई चले जाएं, बाकू चले जाएं, और बहुत सारी तरीके हैं। लेकिन रियल स्टेट में ये अप्रोच बहुत सारे दफातर है, आप चले जाएंगे तो आप आई कैंडीज देख के और हुसन देख के आप बाकू, दुबई और आप मैनचेस्टर सब कुछ भूल जाएंगे। आप कहेंगे मैं कहाँ पे आ गया हूँ। सो ये इन मार्केटिंग कंपनीज ने, एजेंसीज ने आवाम का सीधा सादा दिल जो है ना वो टारगेट किया है। उनको पता है कि ठरकी आवाम है, इन्हें ये ठरक लैके आओ, इन्होंने फाइल बेचो, उसको जनाबे अली चीज़ भी लैसन, उस तारीफ भी कर सन, सानू कह सन बतू सी आम लोंडे बैठे हो तुहाडे कोल क्यों लवां, और राती नाल गप भी मारदी, कदी कदी मैंने कोल चाह भी पी लेनी। खान साहब तुसी ते पुछदे ही नहीं हो, मैं ते अल्लाह दी कसम बैठा वा 2 मिनट कर, या मेरी टीम 2 मिनट गल करनी, साढ़ा ते सिस्टम ही कोई नहीं। साढ़ा ते मुंडा विजिट भी मुंडा कराना है, डील भी मुंडा करता है, मतलब समझो कि साढ़े ऑफिस कुड़ियां हैं, लेकिन उसनू तकण वास्ते भी 4 तुहानू दर्जे पास करने पैंदे। अच्छा, खान साहब दी टीम विच कितनियां कुड़ियां? मेरे पास बहुत कम है, 4-5 खवातीन हैं और मेरी बेटियों जैसी हैं, बहनों जैसी हैं। लेकिन मेरे किसी कस्टमर को ये अलाउ नहीं है कि वो किसी बिलो द लिमिट मेरी टीम मेंबर के साथ बात करे। और दूसरी बात ये कि विजिट साइट वाला ये नहीं है। मेरी बेटी है, मैं एक गैर मर्द के साथ अपनी बेटी को ऐसे जंगल में उसको विजिट के लिए नहीं भेज सकता जिस तरह बाकी कर रहे होते हैं। और आप आएंगे तो आपको सामने हुसन नज़र नहीं आएगा। ख़वातीन का एक स्पेस है, वहाँ बैठी हुई हैं और काम कर रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर हमारे माशरे में ख़वातीन का बड़ा किरदार है, उसको पॉजिटिवली हम लेते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर जिस तरीके से इसको गलत इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी लड़कियाँ इस चीज़ का शिकार हो चुकी हैं। इसमें बहुत सारों का साथ बहुत सारे मसाइल भी हैं इस टाइम। सो मैं समझता हूँ कि बिज़नेस करना डंके की चोट पे करें, मुकाबला करें, मैदान में करें, ये क्या लड़कियों से के थ्रू आप सेल्स करें, और वो भी 2 नंबर चीज़ें। 1 नंबर चीज़ तो वैसे ही बिकती है ना, आप देखें ना, जो ज़मीन है, ज़मीन दिखा के तो उसी टाइम बिक जाती है, और 2 नंबर चीज़ बेचनी उस वास्ते को ना को 2 नंबर काम करना है, जैसे सूद वाले कर रहे हैं। आप जितनी बड़ी बिल्डिंग हो सूद वाले बेच रहे हैं, इनके दफ्तर में आप चले जाएं, यकीन करें, मेरा दिल कभी कभी मेरा खुद दिल करता है कि मैं इसको एक दुकान ही ले लूँ। इतनी सोहनी कुड़ी सामने आती, मैं कहना खान साहब क्या ज़िंदगी बोर चीज़ नहीं गुजरी, चलो इसने गप्पी मार ली, और ऐसे प्यार से आपसे बात करेंगे, आप कहोगे अल्लाह मैं कितने जाऊँ। सो ये तो फिर आपके साथ। हाँ साहब, ऐसी सिचुएशन में हमारे जैसे लोंडे लपाड़े क्या करेंगे? अब आप हमारे जैसे लोंडे लपाड़े बस फिर तरस ही रहे होते हैं,
उसकी वजह ये कि नहीं, बल्कि चस्के भी बहुत लोग लेते हैं ना। मतलब ये है कि प्रॉपर्टी लेनी कौन ही भी जनाब अली, हेलो मुझे डिटेल्स दे दो, ये दे दो, वो फिर जी जरा वीडियो कॉल पे आके मुझे डिटेल्स दें, फिर वो गल्ला की तरह और चली जानी है। ठीक हो गया ना। तो मैं ये समझता हूँ कि रियल स्टेट करना है तो प्रॉपर फिर रियल स्टेट वाला काम करें। रियल स्टेट को रियल स्टेट के तौर पे करें, सूद से बचें, इन गलत कामों से बचें। अल्लाह पाक की तरफ देखें, जब आप ठिये पे बैठे हुए यही काम करेंगे गलत तरीके से, सूद पे देखें ना, जितने लोग ये दुकानें बेच रहे हैं, करोड़ पे दुकान है कौन, करोड़ से 5 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा पता है ओनर इस टाइम तुम हाल तक होना वो किस तरह कर रहे हैं। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਪੈਰੀ ਪੈਣੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਡੀ ਦੁਕਾਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲੋ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮੈਂਡੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ, बदतफशीशी का तू थे कि करण गया से। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, एम उस पर डिस्कशन करते जाएंगे, बात लंबी होती जाएगी। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसको कंट्रोल हम आवाम को देखना चाहिए। आपने प्रॉपर्टी लेनी है, आप रियलिस्टिक लोगों के पास जाएं जो मौके के ऊपर चीज़ डिलीवर कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनकी लेजेसी है, जिनकी प्रोजेक्ट डिलीवरी है, जो कमिटमेंट वाले हैं, जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू गुडविल अच्छी है। ना कि आप किसी की बाकी चीज़ों को देख के ये रंगीन मिजाजी में आके आप किसी जगह गलत जगह फंस जाएं। सेम ये काम इस टाइम कच्चे में हो रहा है, हनी ट्रैप कहते हैं। कुड़ी कहनी हेलो भाईजान आ जाओ ना रहीम यार खान कश्मोर तुसी बहुत प्यारे हो, मैं तुहाडे नाल 2-4 सोहणियां गल्लां करनियां, बंदा जाने नाल ही कचेरे डाकू नप के लै जाने। इही सेम सीन प्रॉपर्टी च। खान साहब तो सन अगवा ने पीछे भी ये स्टोरी तो नहीं साड़ा नहीं असन मर्दा अगवा कीता, असी दलेर बंदे हैं तां ते इत्थे बैठे हैं। साड़ा नहीं कुड़ियां च इदा दम ही कोई नहीं सन अगवा करे। अच्छा खान साहब हुण आंदे हैं ताड़ी अपनी पर्सनल लाइफ ते। खान साहब ये बताएं कि जो अपने प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं और डिलीवर कितने प्रोजेक्ट अभी तक किए हैं या अभी तक चल रहे हैं? रिवर व्यू हाइट, चूंकि मैं तो अभी न्यूली बॉर्न बेबी हूँ, रियल स्टेट में वर्कर हूँ, तो जाहिर बात है प्रोजेक्ट 3-4 साल लगते हैं। हमारे प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 2 से 4 प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं। 2 प्रोजेक्ट्स हम पाइपलाइन में, उमर मॉल 2nd फ्लोर पे, उमर डिस्ट्रिक्ट टावर हम नए ले आए, फार्म हाउसेज में हम मजीद एक्सटेंशन कर रहे हैं। और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वो तो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, 1 नंबर काम करते हैं, 1 नंबर कंक्रीट फेंकते हैं, स्टील प्रॉपर पाक स्टील्स का हम स्टील यूज़ कर रहे हैं, महंगा स्टील मार्केट से ले रहे हैं, 60 ग्रेड उसका टेस्ट होता है टेक्सला, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला से, तो यूईटी से। तो बाकी जितनी पैरामीटर्स हैं, पूरी टीम इंजीनियर्स की टीम में क्वालिटी चेक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब ये बताएं कि जो यंग रियल्टर्स हैं उनको कोई ऐसी बात बताएं कि जिससे उनका क्लाइंट ग्रैब हो या वो जल्द से जल्द अपने डील्स को मैच्योर कर सके। रियल स्टेट के अंदर डील को मैच्योर करने के लिए सबसे पहले जो आपकी प्रोडक्ट है वो उसमें जान होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, वो इस लेवल के ऊपर हो कि किसी भी इन्वेस्टर को दिखाया जाए, उसमें वो चार्म हो कि उसको उससे इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो। जब तक आप किसी को उसका फ़ायदा नहीं दिखाएंगे और फ़ायदा नहीं देंगे, वो आपके साथ पैसे नहीं लगाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये तो होगी प्रोडक्ट की बात। फिर आप इटसेल्फ कमिटेड बंदे हों, कमिटमेंट वाले बंदे हों, लॉयल हों और हॉनेस्ट हों, या आपकी टीम भी सेम आप जैसी हो, तब आपकी जाके चीज़ लोग आपको पैसा देंगे। पैसा सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ है हर इंसान के लिए, और वो लगाने से पहले हर इंसान को सोचना भी चाहिए और तमाम पैरामीटर्स के पहलुओं को देख कर इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये हर कस्टमर का राइट है। और इस तरह हर कंसल्टेंट का एक फ़र्ज़ बनता है कि वो एक बेहतरीन तरीके से अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करे, प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ले और प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से मार्केट करे विद प्रॉन्स एंड कॉन्स, कि इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं। अगर मैं रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं ये बताता हूँ कि रियल स्टेट में खर्च कहाँ पर है, गलाजत कहाँ पर है और रियल स्टेट की अच्छाइयाँ क्या हैं। सो दोनों चीज़ें आपने फिर डिस्क्राइब करनी होती हैं, और यही एक सुन्नत है चीज़ को बेचने का। सच बोलें, चीज़ बिकेगी। सख्त बात लगती है सख्त लगे, बुरी बात लगती है बुरी लगे, उठाने वाला काम नहीं करना, जो है ना सुर्खी पाउडर जो है ना वो ज़्यादा नहीं लगाना। आपकी चीज़ जो है ना 100 लेने वाले होंगे तो 100 नहीं भी लेने वाले होंगे तो तब भी आपके 10 तो लेने वाले होंगे। तो लेकिन आप अपनी अप्रोच स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें। आप अब डीलर हैं या डेवलपर हैं? मैं एक रियल स्टेट वर्कर हूँ, और मैं चूँकि रियल स्टेट डीलर से ऊपर आया, कमीशन एजेंट से ऊपर आया, सो मैं अपने आप को एक वर्कर समझूंगा, और चाहे जितना आगे चला जाऊँ। और डेवलपमेंट मेरा एक शौक़ है, एक ब्रांड है जो हम उसको लेके चल रहे हैं, हाई रेज वगैरह बना रहे हैं। सो वो मैं अपने आप को कोई इतना बड़ा
30 मार खान नहीं समझता, खुद मैं चीज़ें सीख रहा हूँ और नए प्रोजेक्ट्स नई चीज़ों में उसको एक्सपीरियंस करके उसको मज़ीद बेहतर बना रहा हूँ। आप और आप जैसे कई सारे डीलर्स, रियल्टर्स दुबई बहुत ज़्यादा जाते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? दुबई बहुत सारे लोग जाते हैं, मैं तो शायद इसलिए जाता हूँ कि मेरा जो केस हुआ उसके बाद यहाँ पर मैं ज़्यादा घूम फिर नहीं सकता। हुँ, आज़ादी उस तरह, पहले तो मैं आपको पता है एक पलंग टाइप बंदा हूँ, ज़मीन पे बैठ के खाने वाला, क्वेटा होटल पे चाय पीने वाला, फुटबॉल खेलने वाला, ऐਵੇਂ आज़ाद फिरने वाला, ना गार्ड्स ना कुछ। अब चूँकि मेरी लाइफ़ थोड़ी-सी वो है, जिसकी वजह से मुझे ज़ाहिर बात है बाहर जाके घूमना फिरना पड़ता है। दूसरा, दुबई के अंदर जो रियल एस्टेट है वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट से बहुत एडवांस है, तो हुँ। वहाँ पे जाकर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ये रीज़न है, बाकी अय्याशी भी वहाँ की एक रीज़न है, घूमना फिरना भी रीज़न है, वो बहुत सारे और मुल्कों में भी की जा सकती है। आपने कभी अपने प्रोजेक्ट्स की या अपनी जो भी आप प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं, उनकी एडवर्टाइज़मेंट कभी लड़कियों से नहीं करवाई, उसकी क्या वजह है? ख़वातीन पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी में, काम में बड़ा अच्छा एक किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन चूँकि लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, हुँ, रियल एस्टेट पे, वो कहते हैं लौंडा ही ठीक है। जब मैं उनको कबूल हूँ तो मैं कहता हूँ फिर आने दो, मैं ही बढ़ावांगा। हुँ, चूँकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी प्रोडक्ट को किसी और चीज़ से अट्रैक्ट करने की। हुँ, हम हुस्न दिखा के, झूठ बोल के, इस किस्म के उस औचित्य खंडों में रियल एस्टेट हम सीधी बात करते हैं कि ये चीज़ है, ऐसी है और ऐसी है, लेनी है तो लें, नहीं लेनी तो ना लें। और मैं ये समझता हूँ कि मार्केट के अंदर रियलिस्टिक अप्रोच वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर जो है वो डिफरेंट चीज़ें दिखाकर, झूठ बोलकर, शशके एवी जनाब अली प्रोजेक्ट के गलत फीचर्स बताकर, कोई कहेगा मैं प्रोजेक्ट में ये बना रहा हूँ, कोई कहे जो जो बन ही नहीं सकेंगी कभी, हुँ। वो चीज़ें दिखाकर, या खूबसूरत जनाब अली आधा बदन दिखाकर, आधा जनाब अली कपड़े दिखाकर, आई कैंडीज दिखाकर अगले को अट्रैक्ट करना, एक काम भाईजान मैंने कुल नहीं होना। अच्छा सर जी, ये दसो कि सिक्योरिटी दिखावे के लिए है या वाक़ई में हिफ़ाज़त के लिए है? पहले तो मेरे साथ नहीं थी, हुँ, और अब जो है वो अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो ट्राई की जा सकती है अब। वो ट्राई कैसे करें? वो ट्राई ऐसे करके कोई चलते चलते को अल्लाह ना करे कोई गोली चला दे, फिर वो दे उसको फिर पता लगेगा। क्योंकि मैं पहले मेरे पास गार्ड्स वगैरह वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब जो है वो ज़ाहिर बात है वो प्रोटेक्शन के लिए है, सेल्फ डिफेंस के लिए है। अब जो हादसा हो गया है उसके बाद तो वो कहते हैं ना, मुझे तो हर बंदे पे ऊपर शक ही होता है कि पता नहीं ये आते नहीं रहे। दूसरा, स्टेट जो है वो मुझे सिक्योरिटी दे रही है, मैं स्टेट का मशहूर हूँ, रावलपिंडी पुलिस का मशहूर हूँ, जो कि मेरे थ्रेट्स को सीरियस लेकर हुँ। मेरी हिफाजत कर रही है। तो ये तो ना मुझे शौक है, ना इन चीज़ों का मज़ा आता है, एक आम ज़िंदगी का अपना मज़ा है, आ मजबूरी है ये। आपकी सोशल मीडिया लाइफ़ और आम सादी ज़िंदगी में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, शायद मैं सोशल मीडिया पे जिस तरह नज़र आता हूँ, मैं आम ज़िंदगी में, आपने मेरे साथ 2-3 घंटे गुज़ारे हैं, बासी साहब आते रहते हैं, आपने देखा होगा कि मैं हुँ, किस तरह का बंदा हूँ। तो आम ज़िंदगी में मैं एक सिंपल बंदा हूँ और घुल-मिल जाने वाला बंदा हूँ और अपने लोगों का ख़्याल रखने वाला बंदा हूँ, केयरिंग बंदा हूँ। दोस्ती जिसके साथ चलता हूँ तो उसके साथ चलता हूँ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और 2 नंबर बंदे से, फ़ेमस से, पैसों से, स्टेटस से, ये हो गया, वो हो गया, ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद, ना इन चीज़ों में कभी गया हूँ। लोग कहते हैं जी सोशल अपना सर्कल बड़ा करो, फलाना भी जानने वाला हो तो फलाना भी जानने वाला हो, इन चीज़ों में मैं नहीं पड़ता। एक आम सिंपल सी बस ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और अल्लाह खुश रखे तमाम लोग को, इज़्ज़त करते हैं, देते हैं। चाहे वो इदारे वाले हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो हुँ। डिफरेंट जिस इदारे में कहेंगे, सब दोस्त हैं, भाई हैं, मोहब्बत करते हैं हमसे, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हर बंदा अपने काम में लगा हुआ है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े चैनल्स, बड़े रियल्टर्स और डेवलपर्स ने खरीद लिए हैं। क्या आपका भी फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान है? आप समझ लें कि बहुत सारे चैनल जो हमारे दोस्त या डेवलपर्स के, वो हमारे ही हैं एक किस्म के। जैसे कि? जैसे कि नाम नहीं लेता। ले ले एक आधा। 7 भाई हैं, उनका सुनो है। अच्छा। हाँ, तो सोनू टीवी है पाकिस्तान के अंदर, बहुत अच्छा जा रहा है। हुँ। अपने ही चैनल है सारे, अल्लाह इनको खुश रखे। हमने क्या कि वो अपनी एडवर्टाइज़मेंट, मतलब मज़े की बात है, मैंने आज तक उस पे कोई इश्तिहार नहीं लगवाया। कहीं ये चैनल वगैरह ये काला धन छुपाने के लिए तो नहीं बनाते? एक पावर स्टेटस समझा जा सकता है हुँ, सहाफ़त को, हुँ, एक लोग शायद समझते होंगे, लेकिन मैंने तो कभी फ़ील नहीं किया। मैं केटू टीवी पे एज़ एंकर अपना प्रोग्राम करता था, इसके अलावा और भी बहुत सारे अलीम खान साहब का सोनो टीवी है, इस तरह मलिक साहब भी ले रहे हैं, बहुत सारे हुँ, चैनल। तो ये हर बंदे का अपना एक
शौक होगा या कुछ भी होगा, सानू तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी कोई गलत काम या ऐसी कोई करने की कुछ नहीं है ना, सानू जरूरत है। लेकिन गलत काम वाली गल आ गई सर हाँ, जी, वही ना, वो आप कह जो रहे हैं। जो गलत काम करते हैं वो देखिए, चैनल बनाते हैं। चैनल्स हर बंदे का अपना एक माइंडसेट है। बहुत सारे लोग इसलिए भी चलाते हैं कि हम अगले के ऊपर पैर रख सकें, ठीक है। मतलब कि हमारे खिलाफ कोई बात करेगा तो हम उसके खिलाफ बात कर लेंगे। तो ये चीज़ है, ना मैंने किसी के खिलाफ बात करनी, ना मेरे खिलाफ कोई बात करेगा। और खान चैनल साहब वैसे ये इन्वेस्टर ग्रैब करने का एक तरीका है क्या? इन्वेस्टर नहीं आता चैनल से, इन्वेस्टर आपके सर जी, काम से आता है। हैवी जो हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर आपके टॉक शोज में आके बैठे, सुनोगी आपने बात की, शोएब अख्तर टीवी प्रोग्राम होस्ट करते हैं, शोएब अख्तर ये क्लेम भी करती है ब्लू वर्ल्ड सिटी के उनके ब्रांड एम्बेसडर है। वो ब्रांड एम्बेसडर पहले से है, ठीक है। बाद में सुनो पे आगे होंगे। वो तो ब्रांड एम्बेसडर तो आप मिसाल किसी को भी बना सकते हैं। किसी ने शाहिद अफरीदी को बनाया हुआ है, किसी ने शोएब अख्तर को बनाया हुआ है, किसी ने माहिरा खान को बनाया होगा, किसी ने फवाद को बनाया होगा, किसी ने किसको बनाया होगा। तो ये तो इसका उससे कोई तल्लक नहीं है। लेकिन ये ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो वाहिद ब्रांड एम्बेसडर है जो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट का शौकीन तरीन आदमी है। रियल स्टेट का कोई ऐसा बंदा नहीं है पाकिस्तान के अंदर किसी भी लेवल का जिसको रियल स्टेट का शौक ना हो। सबको शौक है, कोई बोलता है और कोई नहीं बोलता, ऐसा कोई बंदा नहीं है। सारी जंग की ज़मीन की है, बस आपको पता है। और हर बंदा शौकीन है ज़मीन का, और बस चलता जा रहा है। ये जंग सारी ज़मीन की होती है। आप देखें ना, जितने बंदे मरते हैं ज़मीन पे, ये फलाने फलाने की ज़मीन, ज़मीन सबको पसंद है, रियल स्टेट सबको पसंद है। दुबई रियल स्टेट है, न्यूयॉर्क रियल स्टेट है, लंदन रियल स्टेट है, पाकिस्तान रियल स्टेट है, बेरियटन रियल स्टेट है, सब रियल स्टेट। कौन सा बंदा है जिसको नहीं पसंद? आपने सिक्योरिटी खदशात अब किस हद तक हैं? क्या बुलेट प्रूफ या बम प्रूफ गाड़ी वाकई में आपके पास मौजूद है? देखिए, फ़िलहाल तो मुझे गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दी हुई है, हम्म, और रिसेंटली मैंने अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये चूँकि बम प्रूफ या बुलेट प्रूफ गाड़ी रखने के लिए आपको गवर्नमेंट से प्रॉपर अप्रूवल्स लेनी पड़ती है, मिनिस्ट्री ऑफ उसमें। तो उसमें मैं एक एप्लीकेशन अभी पुट अप कर रहा हूँ। जब इंशाल्लाह फिर इजाज़त मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी प्रॉपर एक बायलॉज हैं, क्लियरेंस होगी एजेंसीज़ की तरफ से, तो फिर हम इंशाल्लाह ज़रूर बुलेट प्रूफ या बम प्रूफ गाड़ी चलाएँगे, जो भी वैसे आप समझते हैं कि आपको अभी ज़रूरत है एप्लीकेशन देने का? शायद पर्पस तो यही होगा। जी, बिल्कुल ज़रूरत है। और ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो एक काम हो चुका है, तो वो एक बहुत बड़ी मिसाल है इसकी। और इदारे भी यही चेक करते हैं कि क्या ये बंदा कल को इसका मिसयूज़ वगैरह तो नहीं करेगा। तो वो पूरी अपनी रेकी करेंगे, जो भी अपनी एजेंसीज़ होती हैं वो अपनी वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद जाके वो अलाउ करते हैं। अच्छा खान साहब, एक ज़रूरी सवाल ये है कि आम आवाम में तासर पाया जाता है कि फ़ाइल जो है वो फ्रॉड है, फ़ाइल के बाद पोजेसन नहीं दिया जाता, इसका क्या करेंगे इन फ्यूचर? बैरियर टाउन फाइल था, आज आपके सामने जो घर हैं, प्लॉट में कन्वर्ट हो गए हैं। लेकिन बैरियर टाउन के भी तो मुतासरीन बहुत सारे फैसल हैं। टाउन, देखिए प्रोजेक्ट्स के मुतासरीन होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट के नहीं भी होते। और कुछ जगह पे लोग अपनी गलती की वजह से फंसते हैं, कुछ जगह पे लोग एजेंट्स की गलती की वजह से फंसते हैं, कुछ जगह पर जो है ना लोग जाके ना हर बिल में ना उंगल डाल देते हैं अपनी मर्जी से। जब आप प्रॉपर कंसल्टेंसी लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप नहीं फंस सकते। सही है। खान साहब, यूथ को क्या पैगाम देंगे रियल एस्टेट का जो शौक रखते हैं या आना चाहते हैं? रियल एस्टेट जो है ना एक बिलियनियर्स क्लब है ये, और इट इज़ शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ मिलियनेयर और अ बिलियनेयर। मैनी ऑफ एग्जांपल्स पाकिस्तान में इसकी हैं, और इसमें आना चाहिए, इसमें गैप को तलाश करना चाहिए, डिफरेंट एंगल से काम करना चाहिए, और अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से डिलीवर करके उसको अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करके आवाम को दिखाना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा गैप अभी भी है, और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं। होता ही है कि जब डाउनफॉल आता है हम लोग जूती उठा के भाग जाते हैं, ऐसा नहीं करना होता। अब डाउनफॉल में हमने डाउनफॉल के अंदर ही उमर मॉल शुरू किया, उमर डिस्ट्रिक्ट हाउस शुरू कर रहे हैं, मरी में शुरू कर रहे हैं, फार्म हाउस शुरू कर रहे हैं, हम ये डाउनफॉल में कर रहे हैं। डाउनफॉल में हमेशा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। डाउनफॉल में लोग भाग जाते हैं, सिर्फ साफ साफ अच्छे अच्छे दाने मार्केट ही रह जाते हैं। सो काम करना चाहिए, और ये एक ऐसा वो है कि आप एक छोटी सी डील करके अपने पूरी महीने का खर्चा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और पूरा महीना काम करके एक पैसा कमा रहे हैं, एक तनख्वाह ले रहे हैं, उस तनख्वाह से ज़्यादा आपको एक डील के ऊपर हलाल आपका परसेंटेज में कमीशन मिल जाता है। सो ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वो है, और उसमें हम पाकिस्तान के अंदर अब ये कर रहे हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि बहुत सारी रियल स्टेट या बहुत सारे यंगस्टर फ्रीलांसर्स हमारे साथ रब्ते में हैं, हमारे ज़रिए अपने दोस्तों की, अपने कुलीग्स की इन्वेस्टमेंट कराते हैं, जो हमें कमीशन मिलता है हम उनमें से उनको शेयर देते हैं। सो इट कैन बी अ पार्ट टाइम, लेकिन उसमें ये है कि अपने लोगों का ख्याल रखना और अपने लोगों को
अपने दोस्त यारों को अच्छी जगह से प्रॉपर्टी लेके देना और अच्छी प्रोजेक्ट के अंदर लेके देना, ताकि आपका भी एतमाद कायम रहे और कल को वो आपके साथ मजीद आगे चले। हाँ साहब, आपने बारहा बहरिया टाउन का जिक्र किया। बहरिया टाउन बुरी तरह डीलर को इन्होंने फ्लॉप किया है पेशावर के अंदर और कराची के अंदर। कराची का जो फार्म इन्होंने 20-20, 25-25 हज़ार, आप तो बेहतर जानते हैं, में सेल हुआ। लेटर ऑन वो फार्म ये 50 रुपए की नोट के साथ अपनी वेबसाइट पे शाया कर देते हैं। उसको कैसे देखते हैं? क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? बहरिया टाउन जो है इस टाइम कुछ मसाइल का शिकार है, ख़ास तौर पर जो नए उनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हम्म। और बहुत जल्द उनके मसाइल और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और लीगल चीज़ें हैं, कानूनी चीज़ें होती हैं, तकाज़े होते हैं, क्योंकि एक मल्लाते बनाना कौन, एक शहर बनाना है, तो उस बिल्कुल। शहर की जो भी कानूनी चीज़ें हैं जब वो पूरी करेंगे तो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर पाएंगे। और जब वो लॉन्च कर लेंगे तो आवाम देख लेगी कि बहरिया टाउन अगर पेशावर भी आता है तो वो एक शहर बनेगा और बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक शहर बनेगा। और चाहे वो कराची का फ़ेज़ 2 है, कराची का फ़ेज़ 1 है, वो एक शहर बन चुका है, फ़ेज़ 2 भी शहर बनेगा। बहरिया टाउन के पास ज़मीनें मौजूद होती हैं, चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है क्योंकि बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपने काम करना है, तो पाकिस्तान की मेन गवर्नमेंट्स के साथ चीज़ें अपनी सेटलमेंट करना, तमाम को आप क्या कहते हैं उसको अपने उसके अंदर लेके आना और फिर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। इस तरह ये छोटा मोटा सिस्टम तो है नहीं कि प्रोजेक्ट इसी तरह लॉन्च कर लेंगे। इनकी लाइबिलिटीज़ होंगी, इनके लोगों ने, इन्होंने लोगों के पैसे देने होंगे, पहले वो क्लियर करेंगे। आपने मेरे पैसे देने और आप जाके प्रोजेक्ट लॉन्च करना शुरू करें, सबसे पहले कहूँगा मुझे मेरे पैसे दो। सो बहुत सारे पार्टीज़ के, बहुत सारे लोगों के अंदर पैसे देने होंगे, कुछ से लेने होंगे। सो ये पूरा जब तक वो सारा सेटलमेंट्स नहीं होती तब तक नया प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किया जा सकता। सदर आरफ अलवी से आपको प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड था वो? देखिए वो एक एक्सपो हुआ हम्म। और उसके ज़रिए फिर जो वहाँ की मैनेजमेंट ने ये देखा कि जो अच्छा रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग हैं उनको अवार्ड दें, तो वो अवार्ड था। और उस पे मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए है कि मेरे ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। अदरवाइज सदर से ऐसे भी बहुत सारे लोगों ने अवार्ड लिए हुए हैं जिहड़े फ्रॉड करके नस चुके हैं, सिर्फ तस्वीरें फोटोआं चुकाएं। सदर बेचारे हैं, क्या पता, कख दा नहीं पता ए कौन है सामने। वो तो जो अफसर उस दसेगा ए ओके ओके, बाद में पता लगे जनाब अली बहुत सारे लोग पैसे लेके नस गए। ठीक हो गया ना। सो मैं समझता हूँ कि जब कोई भी अथॉरिटी, प्रेसिडेंट है, चाहे वो सितारा मिल रहा है, चाहे वो कोई भी अवार्ड मिल रहा है, बंदे को पूरा टेस्ट करें, ताकि और ऐसे भी इस तरह भी अवार्ड ले आने जिन्होंने असं अवार्ड ना ही नहीं लेने, क्योंकि इंज बहुत सारे लोगों अवार्ड लेने सदर पाकिस्तान को जेडे उस काबिल ही नहीं सन, जेडे चोर नो सर बाज पैसे लैके नस गए प्रॉपर्टी डिवेलपर टाइप। सर जी कोई ना तो दसो। एवं ना दस के एवं अपने मगर और फिर भी रौला कोई पाना, एक अद्धा सर कोई जेहन च ना ही कोनी, गुमनाम सारे नस गए ने, अल्लाह उन्होंने खुश रखे। नस और गए या जेल नहीं चले गए सर? जेल च बड़ा, जेल पाकिस्तान जेल शेल को नहीं, पाकिस्तान तुम किसी पैसे खा लो, किसी प्यो भी तुम जेल च नहीं पा सकता। क्यों? उसकी वजह क्या है? और अदालत कहनी बस तुसी दे दो पैसे, वो कहना मेरे को है कोई, मैं गोली मारो। हम जो गोली मार सो तो थोड़े पैसे सारे डूब जैसे, फिर तुम कहना चलो 500-500 रुपया करके महीना किस्त मान वापस दो। या हाँ फिर सब में यही चीज़ पूछने लगा था कि डीलर पैसे खा जाते हैं, कई सारे लोगों के लाखों अरबों रुपए खा गए जी। कैसे उजाला करेंगे, कौन करेगा? अवाम तो सर तबाह हो गई है ना। स्टेट अपनी रेट को मजबूत नहीं हम्म। करेगा, लोग ऐसे ही फ्रॉड करते जाएंगे। और ये एक इदारे की रेट से नहीं होगा, ये जुडिशरी की जब तक मजबूत रेट नहीं होगी, जब तक FIA नैब मुकम्मल फ़ाल नहीं होगी, जब तक रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ मुकम्मल फ़ाल नहीं होगी, जब तक डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ मुकम्मल फ़ाल नहीं होगी, नहीं चलेगा सिस्टम। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ भी जेड़ा बस अख दा जेड़ा तारा है उसको कुछ ना कहो, जेड़ा बुरा लग रहा है उसको करो। वो मलिक रियाज वाली बातें हैं कि जिसके फाइल को पहिया लगा हुआ है उसको कोई ना पूछे, जिसको नहीं लगा हुआ उसको पूछे। अच्छे काम वालों, करने वालों को इस मुल्क में तंग किया जाता है। लास्ट टाइम भी जब मैंने पॉडकास्ट किया तो मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से ये अपील की, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं इनको प्रोटेक्शन दी जाए और अच्छे लोगों को आगे आने के मज़ीद चांसेस दिया जाए। ये जो SIFC है ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसका ये गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। आज हमें भी अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम इस मुल्क के अंदर बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं और इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। आपने अपने कई सारे, लगता नहीं है आपको कि आपने अपने क्लाइंट्स का दिल तोड़ा इमरान खान की DP लगा के? DP या जो आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो हर बंदे का डिफरेंट होता है। और हर बंदे को आप
किसी के पॉलिटिकल व्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या आप किसी को वोट देना, आप बेशक वोट दें, लेकिन आप एक लिमिट के अंदर रह के उस सिस्टम के साथ चलें, क्योंकि जब तक आप सिस्टम को या रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो आपके लिए मसाइल बनेंगे। अब ऐसे सपोर्टर्स भी हैं पार्टी के जिनको लोग प्यार करते हैं, और ऐसे सपोर्टर भी हैं जिन्हों को रोला लपा पाने बहुत आगे चले जाते हैं। तो हम रोला लपे से दूर और एक अपना पॉलिटिकल व्यू रखते हैं, जो कि जो अच्छा काम कर रहा है हमें अच्छा लगेगा। अगर आज गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब अच्छा काम करें तो मैं उनकी डीपी लगा लूँगा अभी, अगर वो अच्छे काम करें, मेरे उम्मीदों पर पूरा उतरे। सो जो हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरता जाएगा, जो हर बंदे का अपना, देखें ना, टेक्सटाइल वाला अपना सोच रहा है, रियल एस्टेट वाला अपना सोच रहा है, मैं अपना सोच रहा हूँ। आज ये पॉलिटिकल व्यूज़ हैं जो कि आपके चेंज होते रहते हैं, कभी कोई आपको अच्छा लगता है, कभी कोई अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले हमें अपना मुल्क सोचना चाहिए, मुल्क के बारे में, दैन उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप सबको देख लें, हर बंदा आया अपना मफाद करके आगे चले जाते हैं। हम अवाम वैसे ही लगड़ झगड़ रहे हैं, जितनी अवाम लगड़ झगड़ कर रही है ना, ये बेचारे लीडर साबूरी जितने होते बैठे जनाब अली काफ़ी पींदे पे, अवाम थले एवं जलील होती पई। सो एक लिमिट के अंदर रहकर अपने पॉलिटिकल जो है ना वो आप सपोर्ट करें, जो मर्जी करें। अच्छा खान साहब, पिछले अरसे में पीटीआई के टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, शेर अफजल मरवत से आपकी दोस्ती भी अच्छी है, तो टिकट की बात नहीं की, कोई सियासत में आने का इरादा नहीं रखा? मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिकल बहुत सारे साफ़ी, बहुत सारे सियासतदान मेरे दोस्त भी हैं, और दोस्त ऐसे हैं कि चूँकि मैं सोशल मीडिया के ऊपर हूँ तो वो भी सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे को जानना, पहचानना, इस तरह डिफरेंट माइंडसेट के साफ़ी, डिफरेंट माइंडसेट के पॉलिटिकल लोग मेरे दोस्त हैं। पॉलिटिक्स में मैं चूँकि एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे पॉलिटिक्स से कोई वो नहीं है कि मैं कहीं पे जाके पॉलिटिक्स लड़ूँ। लेकिन खान साहब फिर भी डीपी थे, खान साहब भी लगी हुई है। पॉलिटिक्स देखिए, वो हर बंदे की अपनी एक वो है, कभी किसकी लग जाती, कभी किसकी लग जाती, कभी अपनी गाड़ी की लगा लेते हैं, कभी पाकिस्तान की लगा लेते हैं। 14 अगस्त आता है पाकिस्तान के, 9 सितंबर आता है राशिद मिन्हाज की लगा लेते हैं। डिफरेंट हर वो चलता रहता है। खान साहब, अब हम आपका सोशल मीडिया प्रॉपर वॉच आउट करेंगे, देखते हैं कितने अरसे बाद चेंज बिल्कुल होती है। आप बिल्कुल देखें, और सोशल मीडिया जो है उसको देखना भी चाहिए, और जो आपकी व्यूज़ हैं वो आप बेशक एक्सप्रेस करें, लेकिन जो बाउंड्रीज़ हैं उस बाउंड्रीज़ के अंदर आप जो कुछ भी, क्योंकि मैं एक सपोर्ट में जाके गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ बात करके मैं नहीं कर सकता। उसकी वजह कि मैं आज जो बैठा हुआ हूँ, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और इदारों की वजह से मेरे साथ जो हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हुआ। बहुत सारी जगहों पर लोग के व्यूज़ होंगे, पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ बात करना, ये करना, वो करना, लेकिन भाई मुझे तो इंसाफ मिला, मैं वापस आया हूँ, तो मैं तो हमेशा पॉजिटिव बात साहब जी, खान साहब की तारीफ तो आपने थोड़ी देर पहले की, लेकिन डीलर के लिए उन्होंने क्या इनकलाब लाया है, एक प्रॉपर्टी डीलर, रियल्टर के लिए? अच्छा, मैं आपको और बात बताऊँ, मैं शहबाज शरीफ साहब की डीपी लगाऊंगा अगर वो मिनिस्ट्री रियल स्टेट में लेके आते हैं। वो कैसे? अच्छा, खान साहब ने रियल स्टेट के अंदर एमिनिस्ट्री जो लेके आए, उस पर बहुत पाकिस्तान में बहुत पैसा खान साहब, ऐसा ना हो कि एमएसटी आ जाए और फंस जाए। नहीं, मिनिस्ट्री से ना पैसा रियल स्टेट में आता है। डेफिनेटली गवर्नमेंट को हर वो काम करना चाहिए जिससे लोगों का जो ब्लैक मनी पड़ा हुआ है वो मार्केट में आए, और उससे ट्रांजैक्शंस हो, ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स लगाएं और वो करें, और टैक्स में सबको लेके आए। और जरा मैं मिसाल फाइल रहा, मैनू ही नोटिस आई जा रहे हैं, इस तो बेहतर है कि नेट टैक्स नेट को ज़्यादा करें। नमक मंडी में जो बेच रहा है, मटन बेच रहा है, वो मेरे से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। जो गला मंडी में व्यापारी बैठा हुआ मेरे से ज़्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहा। मैं क्यों टैक्स दे रहा हूँ? क्योंकि मेरा तमाम का तमाम काम बैंक चैनल्स के ज़रिए लीगल है। जो बैंक्स के थ्रू काम नहीं कर रहे, कैश करें, उनको पकड़ा जाए, उनसे टैक्स लिया जाए। हमारे मुल्क में 8-10 हज़ार अरब रुपया पाकिस्तानियों से टैक्स में कलेक्ट करना कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मसला है कि यहाँ पर जितने बेचारे टैक्स नेट में डंडा उन्हीं को जा रहा होता है। अब जो गवर्नमेंट कर रही है कि हम तमाम बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन तमाम करियानों वालों को वो कर रहे हैं, ये बहुत एक अच्छा इकदाम है। सबको टैक्स देना चाहिए, मैं सिर्फ क्यों टैक्स देना, सारे को टैक्स देना चाहिए। बिल्कुल, और इस तरह मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा सर जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी की एक बार फिर बात करते हैं। नईम साहब एमपीए बन गए हैं, तो इसके बाद क्या लगता है एनओसी मिलेगा? और एनओसी ब्लू वर्ल्ड के लिए इन फ्यूचर ज़रूरी कितना है, ये बताएं। एनओसी तो हर प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, एनओसी के बगैर सर्वाइवल नहीं है।
अगर आपके पास एनओसी नहीं लेकिन होता। आप पिछले 5 6 7 साल से सर्वाइव कर रहे हैं मार्केट में। एनओसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने दिया था, प्रोजेक्ट के पास था। ठीक है। पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी ऑफ प्लानिंग एजेंसी ने 12,537 कनाल का हम्म। एनओसी जनाब अली दिया हुआ था इनको, उनकी वेबसाइट पे था। आजकल ठीक है। वेबसाइट से डिलीट हो गया, दोबारा वापस आ जाएगा। तो आपने जो बात की ना कि एक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर का एमपीए बनना, एनओसी के साथ इसको रिलेट करना, ऐसा नहीं है कि आप एमपीए बन जाए तो आपका एनओसी मिल जाएगा। चूंकि चीजें तो मैं बता थोड़ी। देता हूँ, चूंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी को एमपीए की लाइन या एमपीए की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी 4-4 5-5 हज़ार सफ़ों के कागजात आरडीए के अंदर सबमिट कर चुके हैं, ज़मीनों के लट्ठे कागजात तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट की। लेकिन चूँकि पाकिस्तान का सिस्टम थोड़ा सा स्लो होता है, तो आप पिछले 5 साल में देखें किस सोसाइटी को एनओसी मिला है। माँ सिवाय कैपिटल स्मार्ट सिटी के किसी भी सोसाइटी को एनओसी नहीं मिला। ये तो है ना, मतलब एक आध दो सोसाइटीज़ को मिला, बाकी बहुत सी सोसाइटीज़ को एनओसी नहीं मिला। तो ये एनओसी का यहाँ पर स्लो, यहाँ पे बराए नाम तो वन विंडो ऑपरेशन देखा जाता है कि वन विंडो जनाब एथू चीज़ उसी ओथू चली जैसी, लेकिन फिर भी यहाँ पर चीज़ों को टाइम लगता है। अब और ज़ाहिर बात है, गवर्नमेंट एमएनए एमपीए बनने से आपको एनओसी नहीं मिलेगा। आपको एनओसी मिलता है जब आप अपनी तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पर रिक्वायरमेंट पूरी कर भी लेते हैं तब भी चलता है को हो ए इस तरह नहीं सी, इस तरह नहीं ठीक है, सी। ब्लू वर्ल्ड क्या क्लेम नहीं करता कि उसने रिक्वायरमेंट पूरी की है? वो अपनी पूरी क्लेम करते हैं कि तो रिक्वायरमेंट पूरी पूरी कर ली है तो फिर हर्डल क्या है? पैसा? बहुत सारे हर्डल है, पैसा? बहुत सारे हर्डल होते हैं। पैसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं तो मतलब को ब्लू वर्ल्ड सिटी अपनी बहुत सारी चीज़ें कर चुका है। लेकिन आपको पता है इदारे बस एक स्लो, एक जो सिस्टम है ना वो स्लो ही चल रहे होते हैं। एक ना एक दिन आएगा और मिल जाएगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है 2024 साल पॉजिटिव ईयर है, बहुत सारी इनकी चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं, और इंशाल्लाह एंड ऑफ 2024 में भी कुछ ना कुछ अच्छी खुशखबरी। रियल स्टेट में बेहतरी कब देखते हैं? रियल जैसे स्टेट में, डाउनफॉल अभी चल रहा रियल है स्टेट में बेहतरी हम्म, अब काफ़ी बेहतर अभी है, एज कम्पेयर टू द जो आपका पिछला टर्म गवर्नमेंट गई उससे काफ़ी बेहतर है इस टाइम। मतलब हमारे पास ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, अच्छी चीज़ बिक रही है ये। अच्छा खान साहब, एक बड़ी ज़रूरी बात की, कोई भी सोसाइटी जब प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, जैसे मलक रियाज के बारे में तासर था कि ताजी खोखर की हेल्प से प्रोजेक्ट बनाता था, लैंड ग्रैब करता, लैंड एक्वायर करता था, सॉरी। क्या सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही करते हैं क्या, नहीं, मार धाड़ के बगैर? सर नहीं। चोरी नईम साहब पे तो 100+ FIRs लॉन्च हो चुकी हुई हैं। जब आप ज़मीनों का काम करेंगे ना तो यू हम्म। हैव टू फेस दिस चीज़ें कि खान साहब 302 या अटेम्प्ट टू मर्डर हर किसी पे नहीं लगता। नहीं, 302 तो नहीं है, मतलब मर्डर ठीक है, टर्डर के। 300 अटेम्प्ट टू मर्डर की FIRs हैं अटेम्प्ट टू और मर्डर तो मैं आपके ऊपर 10 FIR अभी दे दूँ, ना करे झूठ ना, में, मतलब ना आप, करे ना। हाँ जी। हाँ मतलब पता है क्या अटेम्प्ट टू मर्डर ये कि भी जनाब पहले ग्रांज बंदा मरिया थोड़े ते आके अटेम्प्ट कर ले, इस तरह नहीं होता। बात हाँ सिंपल, सब कहीं ना कहीं तो चीज़ें रिलेट कर रही होती देखिए जब आप काम कर रहे होते हैं ना, हैं। मतलब जहाँ पर आप ज़मीन ले रहे होते हम्म। हैं, तनाज़ात होते हैं। अच्छा तो मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, होता क्या ठीक है, है। मैंने आपसे लेनी है ज़मीन, मैंने आपके साथ डील कर ली, आपके चाचे का बच्चा था वो भी आपके साथ वो लड़ पड़ा, हम्म। कहानी मेरे सिर ते आके लड़सी, हम्म। मैं तो थोड़े को ज़मीन ले ली। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये इधर मतलब ज़मीनों में ये चीज़ें इधर चलती रहती हैं, मतलब इसको ना डिनाई किया जा सकता है, ना इसको मिस आउट किया जा सकता है, और कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पर वो ज़मीनें ले रहे हो मसाइल ना हो। हाँ ये है कि वो हल कब होती हैं, सुलझ जाके हल हो जाती हैं, जरगे मसले मसाइल टेंशन आपस में पैसे। अच्छा खान साहब, आप प्रॉपर इनके साथ काम करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि DHA कुछ हिस्सा मांग रहा है, क्या ये बात किसी हद तक दुरुस्त है ब्लू नहीं, वर्ल्ड सिटी से? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, हम्म। जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है वो वहाँ ठीक पर है। अपना प्रोजेक्ट कर रहा है, ब्लू वर्ल्ड सिटी अपना कर रहा है, और मुझे जो लग रहा है DHA फेज़ 9 आएगा, वो मोटरवे के उस तरफ अपनी ज़मीन खरीद रहे हैं। DHA को ब्लू वर्ल्ड सिटी की ज़रूरत नहीं है, ना DHA को इनसे लेने की ज़रूरत है। DHA इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक हो गया ना। DHA के पास इटसेल्फ अपनी बहुत बड़ी ज़मीनें मौजूद है, और प्रॉपर वो प्रिक्योरमेंट करते हैं और प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वो इटसेल्फ एक डेवलपर है। तो उसको किसी की इनकी ज़रूरत तो नहीं है कि वो इनको कहें जी आप हमें वो दे दें, वो दे दें। हर बंदा अपने अपने काम करे। हाँ ये हो सकता है कि ठीक है। कोलैब हो जाए। कोलैब कैसे हो जाए कि M2 मोटरवे के ऊपर जो एक इंटरचेंज आ रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी में, लास्ट ईयर वो बात सुनने में आई थी कि उसमें से एक रास्ता DHA को जाएगा, ठीक है। एक ब्लू वर्ल्ड सिटी को जाएगा, और एक कैपिटल स्मार्ट सिटी को आएगा। ये मिक्स अपने खर्चे पे तीनों डिपार्टमेंट, तीनों इदारे, तीनों प्रोजेक्ट्स जो है अपने खर्चे पे उसको बना ली हो। तो ये इस तरह नहीं होता कि ये हिस्सा मांग रहे हैं, इस तरह अच्छा मांग रहे चलो, हैं, उस तरह मांग रहे हैं। चक्री पे जो सारी 3 हवाई बड़े बातें। प्रोजेक्ट है, कैपिटल हो गया, ब्लू वर्ल्ड हो गया, और तीसरा फैसल टाउन फैसल आबाद टाउन, है। फैसल टाउन और ये कैपिटल ने जैसे सॉरी ब्लू वर्ल्ड ने मवीदा को जो है वो जम कर लिया, ले लिया उनकी लैंड। अब मवीदा में जो इस बंदे की फाइल्स थी, प्लॉट्स थे, वो कहाँ जाएगा? उसने क्यों लिया मवीदा में प्लॉट?
ये तो बड़ी यूनिक सी बात है, है और ना? एक रियल्टर ऐसा बोले तो ये तो अच्छा तो मैंने नहीं नहीं लगेगा। बेचा, मैंने नहीं बेचा। लेकिन आपके कई सारे पेटी भाइयों ने तो बेचा ना। मुझे पता था, मैंने इसलिए नहीं बेचा। लेकिन मैं फिर वही बात आ गई कि मेरी एक वीडियो नहीं है, इतना एक विजन वीडियो हर नहीं है, बंदे का नहीं होता खान साहब। तो विजन वाले बंदे से चीज़ खरीदनी चाहिए ना। देखें, पाक चक्की रोड जो है वो एक सोसाइटी का आपने नाम लिया, हम्म। ये यहाँ पर इस टाइम कोई 8 लगभग 30 to 40 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आके चले गए हैं और लोगों ने उसमें तो इन्वेस्टमेंट्स क्या कर अब दी। ये 3 बड़े प्रोजेक्ट उनको खरीदते रहेंगे और लोगों का नुकसान करते रहेंगे? वो डेवलपर है, मैंने फ्रॉड किया है, डेवलपर हूँ मैं। अब ये ज़मीनें किसी और के नाम रखते हैं, ज़मीनें अगर कोई अपनी बेच देता है डेवलपर को, उससे कोई देखे ना। अब जिस तरह लकी अली की हाउसिंग स्कीम थी, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ख़रीद ली। हम्म। इस तरह न्यू कश्मीर टाइप है, फैसल टाउन खरीद ली। इस तरह लोग सोसाइटीज़ ज़मीनें खरीद रहे होते हैं, वो मालिकान ज़मीन दे रहे होते हैं। उससे प्रोजेक्ट का नहीं आप वो फैक्ट्रीज़, मैं अगर 2 नंबरी की हुई है मैंने, मैं जानूँ और फैक्ट्रीज़ जाने। मेरी अगर ये लैंड थी, मैंने मिस्टर एक्स को दे दी, तो उसमें तो कोई नहीं, वो तो मिस्टर एक्स की कैपेसिटी है जो उसने वो ख़रीद ली। हम्म। तो इसलिए यही मैं हमेशा बात करता हूँ कि भाईजान चीज़ लेने से पहले थोड़ा सा देख लिया करें, आ जाया करें, या खुशखबरी और इन चीज़ों में ना आया करें। अच्छा और अच्छा पॉजिटिव। खान साहब, मैंने एक सवाल पूछा था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की एनओसी क्या पैसों की वजह से रुकी हुई है? आपने कहा नहीं। लेकिन जबकि चेयरमैन साहब साद नज़ीर साहब ये क्लेम करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस्लामाबाद में, जब वो आरडीए की जानिब से तोड़-फोड़ की जाती है, उसके बाद साद नज़ीर साहब कहते हैं कि जुल्फ़ी बुखारी साहब पे एलिगेशन लगाया और फिर कुछ और लोगों पे, एसी साहब पे, उन्होंने आरडीए के एसी पे उन्होंने एलिगेशन लगाया कि उन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी और मैंने नहीं दी, इस वजह से वो मुझे जो है एनओसी इशू नहीं कर रहे। देखें, ये कौन हमारी, दसो सर जी? मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी बदकिस्मती होगी। हम्म। तमाम ब्यूरोक्रेसी, ये तमाम इदारे, ये तमाम इदारों में लोग बैठे हुए, ये तमाम पॉलिटिकल लोग एक जैसे नहीं आए। हम्म। अगर किसी इदारे में एक बंदा कोई गलत क्लेम कर रहा है और उसको पॉइंट आउट किया जाए, तो ठीक है। ये पॉइंट आउट करना भी ज़रूरी है फॉर द नेशन, फॉर द डेवलपर्स। और जो अकाउंटेबिलिटी वाले इदारे बैठे हुए हैं, उनको भी पता लग जाता है कि कौन बंदा क्या कर रहा है। सो आप किसी की भी शिकायत लगा सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये आपका राइट है। हम्म। मुझे अगर लगता है कि मेरे से कोई ज़्यादती कर रहा है और मैं उसके पास जाके, उससे उससे बड़े अफसर के पास जाके बात करता हूँ और मेरी नहीं सुनता, तो फिर ज़ाहिर बात है, मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, लोग जाके, और उन्होंने उसमें कौन सी को गलत बात की है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील की है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील की थी और सदर पाकिस्तान से अपील की थी। तो ज़ाहिर बात है, ये मुल्क के बड़े हैं, और घर में जब रोला होता है और आपको एक दो बंदे चपेड़े मारे, तो फिर आप किसको जाके बात करते हैं? अब्बू से बात करते हैं ना जाके, कि अब्बू जी मुझे डेफिनेटली। फ़लाने ने मारा। तो जो मुल्क के बड़े लोग होते हैं, जो मुल्क के, चाहे वो सिपा सालार है, चाहे वो सदर पाकिस्तान है, चाहे वो वज़ीर आला है, चाहे वो सूबे का चीफ़ एग्जेक्टिव है या मुल्क का चीफ़ एग्जेक्टिव है, तो आप उससे अपील ही करते हैं ना। तो और कि इसमें कोई गलत बात तो है नहीं कि अगर उन्होंने कह दिया कि फ़लाना बंदा मेरे से पैसे मांग रहा था, तो अच्छी अच्छी बात है ये तो। और अगर इस तरह है तो अच्छी बात है, वो एक्सपोज हुए, और फिर मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें आखिर बेहतर भी हुई, उसके आखिर बाद ऑपरेशन भी नहीं हुआ। अच्छा सर जी, ये बताएं, आखिर आप लोगों के पास ऐसा है क्या, रियल्टर कम्युनिटी के पास या बिल्डर कम्युनिटी के पास, कभी साद नज़ीर साहब से कोई पैसे मांग लेता है, आपको अगवा कर लिया जाता है? मलक मोइस साहब के साथ डीजी आईएसआई वाला जो इंसिडेंट रहता है जिस पे वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसको देखें, कैसे देखते हैं? नहीं, साद साहब का तो कोई मसला नहीं है, इस तरह हम्म। किसी ने पैसे मांगे हो। हाँ, वो देखें, आपसे एक बंदा रिश्वत मांग रहा है, आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, वो एक अलग केस है। मेरा तो जो टॉप केस, सिटी और जनरल फैज हमीद वाला। वो तो आप अदालत में जाके प्रूव करें ना। इस तरह देखिए, बात आप किसी के ऊपर भी कर लें, फलाने ने ये कर दिया, मैं अगवा हूँ ना, तो मैं कहूँ ना फलाने ने कि नहीं, आपने टॉप सिटी नहीं बेचा? नहीं, टॉप सिटी नहीं बेचा। कि वो भी सही प्रोजेक्ट नहीं है? नहीं, मेरा उस मतलब वो उस तरफ टॉप सिटी मुमताज़ की तरफ मेरा काम नहीं है ना, मेरा उस तरफ कोई लिंक नहीं है। मतलब कितने प्रोजेक्ट्स बेचूं, 22 प्रोजेक्ट का सेल्स पार्टनर हूँ मैं, कल्ला बंदा हूँ या मेरी टीम में, मैं और कितने कितने प्रोजेक्ट्स बेचूं। आपने जो बात की ना कि ये क्या हो रहा है, फलाने को उठा लिया, फलाने को उठा लिया, फलाने को उठा लिया, मैं तो रैंसम के लिए हुआ, हम्म। और जिन्होंने उठाया पुलिस ने उनको उठा लिया, और वो अदालत है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। मलक मोइस साहब का भी तो कुछ सेम एलिगेशन है कि बच्चों पे तशद्दुद किया, सोना ले गए, नहीं, पैसे मेरे साथ मांगे, ऐसा, मेरा प्लाट ऐसा मांगे। नहीं, मेरा तो प्रॉपर गाड़ी रोकी, फायर किया उन्होंने मेरी गाड़ी पे, मुझे उतारा और मुझे अगवा करके ले गए 25 करोड़ के लिए, 15 करोड़। हम्म। बहुत सारे लोग एक, अगर जो भी मर्जी समझते हैं, तो प्रॉपर एक गैंग था और प्रॉपर एक अगवाकार थे, और वांटेड अगवाकार थे ऑलरेडी। गवर्नमेंट में उनके ऊपर काफ़ी FIRs हैं, चीज़ें हैं, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं। तो इसमें तो मेरा वाले सिस्टम में कोई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ना मैंने कभी, देखो, आप कहीं पंगा पुंगा लिया होगा तो आपको किसी को पंगा लेगा, आप सीधे बंदे हैं, सीधे काम कर रहे हैं, आपको कौन छेड़ेगा। वो कह रहे हैं तुझे सानू ना छेड़ो, असी तुहानू ना छेड़िए। आखिर पे कुछ कहना चाहेंगे?
आखिर में यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब आप देख रहे हैं ना कि ये जो सऊदी वफ़द आया, ईरान का वफ़द आया, तो कुछ है इस मुल्क में कि लोग आते हैं और कशकोल लेके तो जाया जाता है, कोई आता नहीं है पैसे देने। तो यहाँ पर ये जो आ रहे हैं, जिस तरीके से आ रहे हैं, दीज आर पॉजिटिव साइंस फॉर पाकिस्तान। जो ईरान के साथ इस टाइम हमारी करंट सिस्टम चल रहा है SIFC के ज़रिए, और करंटली जो सऊदीया के साथ चल रहा है, करंटली कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि चाइनीज़ डेलीगेशंस के साथ भी बातचीत चल रही है। तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, ये मुल्क आगे जाएगा, और हम सबको अपना इस मुल्क में किरदार अदा करना चाहिए। फ़ौज अपना किरदार अदा करे, ब्यूरोक्रेसी अपना किरदार अदा करे, बिजनेसमैन अपना किरदार अदा करे, इदारे अपना किरदार अदा करे, किसान अपना किरदार अदा करे, मज़दूर अपना किरदार अदा करें। सब मिलकर इस मुल्क को हम आगे लेके जा सकते हैं। इस मुल्क का कर्जा ख़त्म हो सकता है अगर SIFC जैसे अच्छे इकदामात लिए जाएं, लेकिन लोकल बिजनेसमैन के लिए भी, जैसे हम इस मुल्क में बिजनेस कर रहे हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें सपोर्ट किया जाए। हमें गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ कागज़ी सपोर्ट ना हो, प्रॉपर सपोर्ट दिया जाए। हमें वन विंडो सपोर्ट दी जाए कि हमारा काम यहाँ से पुट अप हो और वहाँ से निकल जाए। हम इस मुल्क को दुबई बना सकते हैं, कोई दुबई में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पर कानून है, वहाँ पर आज एक चीज़ का NOC अप्लाई किया, 1 नंबर हो तो वहाँ पर NOC मिल जाएगा, 2 नंबरियत नहीं। यहाँ पर आप 1 नंबर चीज़ के भी NOC अप्लाई कर रहे हैं, देखें कितना ज़लील करते हैं। जब तक वन विंडो ऑपरेशन नहीं होगा, जब तक इस टोटल सिस्टम को एक रेगुलेशन अथॉरिटी के ज़रिए कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तब तक ये मुश्किल है। लेकिन पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, और हम अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट करते हैं कि लोकल जो बिजनेसमैन हैं, उनकी भी एक कमेटी, उनके लिए भी इसी तरह SIFC जैसा इकदामात करके, जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद देखें, जिसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद देखें कि कहाँ पर किसके साथ ज़्यादती हो रही है और कहाँ पर नहीं होनी चाहिए, और इस मुल्क को हम इकट्ठे लेके सब आगे लेके जाएंगे। चलें जी, अल्लाह इस मुल्क का और हम सब का हामी और नासिर हो। मेरे साथ मौजूद थे इस्माइल खान साहब, पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर की जानी मानी शख्सियत। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफ़िज़। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।